सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बोर्ड। सो 8th क्लास के मैथमेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 पूरी तरह से कंप्लीट किया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज सारे इसमें वर्ड प्रॉब्लम है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड जाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, हम लोग सारे पूरे 10 प्रॉब्लम्स है, सारे 10 प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो बिना देरी किए बढ़ते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, है ना। तो अमीना एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया, एक नंबर सोचा, अपने दिल में एक नंबर सोचा है ना, और उसने क्या किया, उस नंबर में से सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, है ना। उस नंबर से क्या किया, 5/2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, है ना। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट। अब जो भी नंबर उसने सोचा उसमें से 5/2 को सब्सट्रैक्ट किया और जो भी रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को उसने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 8, है ना। उस रिजल्ट को उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, है ना। व्हाट इज द नंबर, है ना। तो जो भी रिजल्ट मिला 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिजल्ट किसके बराबर है, जो उसने स्टार्टिंग में नंबर सोचा था उसके 3 गुना है, मतलब 3 टाइम्स है ना। समझ में आ रहा है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना है, देखो किस बारे में बात चल रही है, आमिना ने जो नंबर सोचा उसके बारे में बात चल रही है। उसमें से 5/2 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो भी रिजल्ट मिलने वाला है वो 3 टाइम्स है जो ओरिजिनल नंबर सोचा था उसने। तो हर चीज उसने जो नंबर सोचा था उसके रिलेटेड है, सारे रिलेशन उससे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि लेट x बी, है ना। x क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, लेट द नंबर बी x, है ना। सो व्हाटएवर द नंबर थिंक बाय द अमीना बी x, जो नंबर अमीना ने थिंक किया वो क्या है, x है। तो सब में फर्स्ट क्या बोल रहा है, अमीना थिंक्स अ नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, है ना। अब ये नंबर में से अमीना ने क्या किया, 5/2 को सब्सट्रैक्ट किया। देखो नंबर में से 5/2 को सब्सट्रैक्ट किया, ये पक्का याद रखना। तो क्या किया, x में से 5/2 को सब्सट्रैक्ट किया। तो हम लोग भी करेंगे x - 5/2। x मतलब जो अमीना ने नंबर थिंक किया उसमें से 5/2 को सब्सट्रैक्ट किया, है ना। अब 5/2 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद किया, देखो शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, मतलब 5/2 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 8 into x - 5/2, है ना। सो अब 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट, है ना। सो अब ये सारा जो रिजल्ट मिला है ये किसके बराबर है, इट इज 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट। द नंबर शी थॉट इज x, सो 3 टाइम x हो जाएगा, है ना। तो जो भी ये सारा प्रोसेस करने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर है, वो 3 गुना है जो नंबर उसने सोचा था पहले, ना, मतलब 3 टाइम x है ना। तो ये मिल गया हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन। अब इक्वेशन मिलने के बाद प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है, हम लोग को पता है अब क्या करना है। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली। हम लोग को ये पता है कि 8 मल्टीप्लिकेशन में टोटल ब्रैकेट से 8 से x को भी मल्टीप्लिकेशन जाएगा, 8 से 5/2 को भी मल्टीप्लिकेशन जाएगा। तो वही करना है। देखो 8 into x क्या हो जाएगा, 8x। अब 8 into 5/2, 8 into 5/2 क्या हो जाएगा, सिर्फ देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, x पे बढ़ा देंगे हम लोग, 8 into 5/2 करेंगे। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लिकेशन में है 5 के और डिवीजन में है 2 के, है ना। डिवीजन में है 2 के इज इक्वल टू 3x एज इट इज। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कर सकते हैं हम लोग। तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 8x माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 into 5 बचा। देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 तो चला गया। यहाँ पे 8 की जगह पे क्या मिला, 4 मिला, तो 4 into 5 बचा इज इक्वल टू 3x। तो देखो 8x माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 3x। ओके, अब क्या करना है, x के टर्म को हम लोग को एक साइड में लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस -20 को उधर लेके जाएंगे और 3x को इधर लेके आएंगे, है ना। या फिर सिंपल 8x को उधर ट्रांसपोज कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 8x, ये 8x को ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोजिंग 8x टू RHS, 8x को RHS में ट्रांसपोज करेंगे। x वाले सारे टर्म हम लोग को एक साइड चाहिए और कांस्टेंट टर्म एक साइड चाहिए। तो देखो 8x उधर चला गया, यहाँ पे क्या बचा, इस साइड में -20 एज इट इज है, ये प्लस 8x था, इधर गया तो क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा। देखो 3x माइनस 8x। ओके, अभी देखो इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो दोनों का क्या होगा
सब्सट्रैक्शन होगा यहाँ पे, देखो 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 8 आ जाएगा -5x। तो 3 माइनस 8 आ जाएगा -5x। इधर देखो, इधर -20, इधर -5x, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे 20 = 5x। अब यहाँ पे x के साथ 5x के साथ कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको ट्रांसपोज करो इधर, तो डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग, देखो ट्रांसपोजिंग 5 2, ये RHS होता है, ये LHS होता है। तो 5 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे LHS में, है ना, टू LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 को ट्रांसपोज करेंगे LHS में, सो वी विल गेट x = देखो x = क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5। अभी देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने इधर x लिख दिया, इधर ये लिख दिया ना, तो आपको अच्छी चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूं, 20/5 = x। तो x = क्या है, 5 4 20, सो 4 = x, या फिर हम लोग सिंपल लिखेंगे x = 4। सो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि 4 है। सो वी कैन से दैट द नंबर थिंक बाय द एमिना इज 4। जो नंबर थिंक किया था एमिना ने, वो क्या था, 4 था। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो क्या दिया है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, है ना। अब देखो दो नंबर्स की बात हो रही है, पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है जो कैसे है, 5 टाइम्स है अनदर नंबर, है ना, 5 टाइम्स दूसरे एक नंबर के कैसे है, वो 5 टाइम्स है। एंड इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर 21 हम लोगों ने दोनों नंबर्स में क्या किया, ऐड कर दिया। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, तो वन ऑफ द न्यू नंबर जो मिलेगा हम लोग को, वो क्या है, ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो एक जो न्यू नंबर मिलेगा वो दूसरे के कैसा रहेगा, डबल रहेगा, ट्वाइस रहेगा, ये बोल रहा है ना। सो व्हाट आर द नंबर्स, तो हम लोग को क्या बोला है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, है ना, मतलब दो नंबर की बात चल रही है, एक नंबर दूसरे नंबर के 5 टाइम्स, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब में फर्स्ट बोलेंगे लेट ए नंबर बी, लेट ए पॉजिटिव नंबर बी x, है ना। मान लेते हैं कोई भी जो एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, वो x है ना। तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, है ना। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया x। तो अब सेकंड नंबर के बारे में क्या बोल रहा है, देखो पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, है ना। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर के कैसा है, 5 टाइम्स, है ना। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा x। तो सेकंड नंबर, सो लेट सेकंड नंबर भी, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा फिर, सेकंड नंबर बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड नंबर भी 5x, है ना, क्योंकि उसने बोला है एक नंबर क्या है, x है, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, 5 टाइम x, मतलब 5x, है ना। पहला नंबर कोई एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है, मतलब पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या रहेगा, 5x, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग को ये दो नंबर्स मिल गए, पहला x है, दूसरा 5x है ना। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ओके, यहां तक क्लियर है। अब आगे का पढ़ते देखो, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर 21 हम लोगों ने दोनों नंबर्स में ऐड कर दिया, है ना। तो मान लो हमारा ये 5x है, 5x में भी हम लोगों ने क्या किया, 21 को ऐड कर दिया, है ना। और दूसरा वाला नंबर है हमारा x, तो x में भी हम लोगों ने क्या किया, 21 को ऐड कर दिया, है ना। तो दोनों नंबर में हम लोगों ने क्या किया, 21 को ऐड कर दिया। देखो इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, है ना, देन क्या हो रहा है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, है ना। सो वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, मतलब ये जो नया नंबर, दोनों नंबर नए होंगे ना, तो 21 दोनों में ऐड कर दिया हम लोगों ने, जब नए दो नंबर मिले हम लोगों को, तो ये जो नए दो नंबर मिले हैं, इनमें से एक नंबर कैसा है, दूसरे नंबर के डबल है, ट्वाइस है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स x प्लस 21, है ना। तो देखो ये जो वन ऑफ द न्यू नंबर है, ये दूसरे न्यू नंबर के कैसा है, डबल है। तो अब यहाँ पे ये जो नया नंबर मिला आपने को 21 दोनों में ऐड करने के बाद दो नए नंबर मिले। अब दोनों में से एक नंबर क्या है, दूसरे नंबर के ट्वाइस है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, 5x प्लस 21 इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 21। ओके, तो ये कहां से आया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन वी गेट दिस थिंग, ये कंडीशन मिल गई हम लोग को। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आ रहा रहेगा कि सर 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 टाइम x प्लस 21 क्यों लिखा है, x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 टाइम 5x प्लस 21 क्यों नहीं लिखा, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, ये इसके ट्वाइस क्यों नहीं, यही इसके ट्वाइस क्यों है। उसका आंसर सीधा सा है, सिंपल है। यहाँ पे x प्लस 21 है और यहाँ पे 5x प्लस 21 है। देखो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 5x है, 5 टाइम्स है उसके, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा रहेगा, बड़ा वाला ऑब्वियसली 5x वाला नंबर रहेगा।
तो 5x वाले साइड जो रहेगा वो बड़ा नंबर रहेगा, तो यही कभी भी इसके डबल हो सकता है। ये इसके डबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। हम लोग को यहाँ से समझ में आ रहा है कि x है तो ये 5x है, 5 टाइम्स है, तो इसलिए 5x + 21 इज इक्वल टू ट्वाइस x + 21 होगा। यही हमारी करेक्ट कंडीशन रहेगी। ओके, सो अब कंडीशन मिल गई, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 5x + 21 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन है, x को भी और 21 को भी। 2 * x क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 * 21 विल बी 42। अब क्या करना है? x के टर्म हम लोग को एक साइड लेके आना है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेके जाना है। तो 2x को ट्रांसपोज करेंगे LHS में और 21 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में। दोनों को साथ में करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो ट्रांसपोजिंग, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 21 टू RHS, तो 21 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में एंड 2x टू दी LHS। 2x को किधर लेंगे हम लोग? LHS में लेंगे, इसको इधर लेंगे, 21 को उधर लेके जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? 5x, ये 2x इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या होगा? -2x हो जाएगा। 2x से ट्रांसपोज हो गया इज इक्वल टू, यहाँ का 42 एज इट इज है, उसको हम लोगों ने हाथ में लगाया, 42 एज इट इज है, प्लस 42 एज इट इज है। अभी +21 उधर जाएगा, देखो ये +21 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -21 हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे भी दोनों का वेरिएबल सेम है, x है, तो 5x - 2x क्या हो जाएगा? +3x इज इक्वल टू, देखो 42 - 21 कितना आएगा? 21। ओके, सो 3x इज इक्वल टू 21, ये मिल गया हम लोग को कंडीशन। अभी 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, इसको इधर डिवीजन में लेके जाओ, तो वहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 21 है, 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोजिंग 3 टू दी RHS। 3 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में, सो विल गेट x इज इक्वल टू 21/3, तो 3 7s are 21, सो x वी गेट 7 है ना। तो हम लोग को नंबर, पॉजिटिव नंबर हम लोग को मिल गया x है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7, और ऐसे लिखेंगे सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या था हमारा? 5 टाइम x, दैट इज 5 into 7, 7 5 are 35, so two positive numbers are the 7 and 35. These are the two numbers which we want. So यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ लेते, देखो क्या बोल रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब 2 डिजिट का जो नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, तो उसके जो भी डिजिट्स है उनका एडिशन, उनका सम कितना है? 9 है बोल रहा है। तो 2 डिजिट नंबर कोई भी हो सकता है, हम लोग को पता है। सपोज 27 लिख दो यहाँ पे, ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है ना। तो देखो 10 से लेके 99 तक सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं, फिर 100 से आगे क्या होता है? 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं ना। तो मान लो 27 जैसे कि 2 डिजिट नंबर है ना। तो अब ये कोई भी एक 2 डिजिट नंबर है, हम लोग को नहीं पता कितना है, तो उनके दोनों डिजिट्स का एडिशन कितना है? 9 है बोल रहा है। जैसे कि 2 + 7 क्या हो गया? 9 हो गया, तो वैसे है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। अब उसके डिजिट को हम लोगों ने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया। जैसे कि मान लो ये 27 हमारा एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो 2 + 7 क्या हो गया? 9 हो गया। और इसके डिजिट को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया। जैसे क्या 2 क्या है हमारा? 10th प्लेस पे, और ये 1st प्लेस पे, तो 1st प्लेस वाले को 10th प्लेस पे लेके आया, 10th प्लेस वाले को 1st प्लेस पे लेके गया, तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो मतलब जो नया नंबर बनेगा वो पुराने नंबर से कैसा है? 27 ग्रेटर है। 27 क्या है? ग्रेटर है। नंबर इज मोर देन 27, मतलब 27 ऐड करेंगे उसमें तो वो नया नंबर मिलेगा हम लोग को। पुराने नंबर में 27 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? नया नंबर मिलेगा। ऐसा कंडीशन हम लोग को दिया है। तो देखो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सब में पहले हम लोग को ये चीज समझना है कि सपोज कोई भी 2 डिजिट नंबर है, 27 मान लो है ना, तो ये क्या है? ये 10th प्लेस है इसका, इसको क्या बोलते हैं? 10th प्लेस डिजिट, और ये क्या रहता है? 1st प्लेस डिजिट है ना। तो इसको हम लोग एग्जैक्टली लिखते कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 2 into 10, 10th प्लेस डिजिट है, 2 into 10 प्लस 7 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 27। 2 into 10 20 प्लस 7 27 मिलेगा ना। तो ये तरीका है। अगर आपको 10th प्लेस और 1st प्लेस के वैल्यू पता है तो आप उसको कैसे लिखोगे?
तो इस तरह से लिखोगे तो आपको नया जो नंबर है ओरिजिनल नंबर आपको मिलेगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी देखो, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अज्यूम करेंगे कि 10th डिजिट का जो नंबर है वो है x, है ना। तो लेट, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट दी 10th डिजिट नंबर, लेट्स दी 10th डिजिट नंबर बी x, है ना। अब 10th डिजिट का नंबर हम लोग मान लेते हैं कि x है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू the condition given in question और according to the question we can say that question में क्या बोला है, दोनों डिजिट्स का जो एडिशन है वो कितना है, 9 है बोला है ना। तो हम लोग को पहले लिखा था सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10th डिजिट नंबर प्लस फर्स्ट डिजिट नंबर, फर्स्ट प्लेस 10th digit number plus 1st digit number is equals to क्या है, 9 है ना। अभी देखो 10th digit नंबर को हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया, तो x प्लस 1st प्लेस और 1st digit नंबर is equals to क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो देखो अभी 1st digit नंबर क्या हो जाएगा, 1st digit नंबर, so 1st digit नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ये x इधर प्लस है, अभी x इधर प्लस है, इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 1st डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 9 माइनस x हो जाएगा। तो हम लोग को मिल गया 9 माइनस x, है ना। देखो तो x हमारा 10th प्लेस पे था और 10th प्लेस प्लस 1st प्लेस का एडिशन कितना था, 9 था। तो हम लोगों ने इसको इधर भेज दिया, तो 1st प्लेस वाला मिला 9 माइनस x। ओके, सिंपल है। तो 1st प्लेस वाला भी मिल गया हम लोग को डिजिट और 10th प्लेस वाला भी डिजिट मिल गया, दोनों मिल गए। तो अब ओरिजिनल नंबर कैसा रहेगा, देखो तो ओरिजिनल नंबर, so original number, the original number is equals to क्या लिखेंगे हम लोग, 10th प्लेस पे क्या है, x है। तो देखो 10th प्लेस पे जो भी डिजिट होता है उसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10x, है ना, 10 into x, 10 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट 10th प्लेस के डिजिट का भी बताया था मैंने वैसे ना। और उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, प्लस क्या करेंगे, 1st प्लेस पे, 1st प्लेस पे क्या है, 9 माइनस x है। तो 9 and minus x को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किए तो 9 माइनस x क्या आएगा, 9 माइनस x ही आएगा, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो 10x प्लस 9 माइनस x, ये क्या है हमारा, ये ओरिजिनल नंबर है। ओके, तो ओरिजिनल नंबर हम लोग को मिल गया। अब देखो अब आगे का पढ़ते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, when we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। ये जो ओरिजिनल नंबर है, अगर अपन डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, ये 9 माइनस x को इधर ले लिया और 10x को उधर ले लिया, तो जो न्यू नंबर मिलेगा वो कैसा रहेगा, वो ओरिजिनल नंबर से 27 से बड़ा रहेगा, तो मतलब प्लस 27 रहेगा, है ना। तो प्लस 27 रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी देखो न्यू नंबर, तो अभी न्यू नंबर में क्या बोला है उसने, न्यू नंबर में क्या कंडीशन है, न्यू नंबर में डिजिट इंटरचेंज है। ये जो 9 माइनस x है वो 10th प्लेस पे है और जो x है वो फर्स्ट प्लेस पे है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू नंबर में क्या हो जाएगा, फिर 10 into 9 माइनस x, हम लोग को पता है जो भी डिजिट होता है 10th प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, प्लस प्लस 1st प्लेस पे क्या चला गया, अभी 1st प्लेस पे x चला गया, तो x यहाँ पे सिर्फ सिंपल x रहेगा, x को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, x को जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into x आएगा। ओके, क्योंकि अभी ये 1st प्लेस पे है और ये 10th प्लेस पे है। ओके, क्लियर है। तो ये मिल गया हम लोग को न्यू नंबर, इंटरचेंज कर दिया डिजिट को, 1st प्लेस वाले को 10th पे और 10th प्लेस वाले को 1st प्लेस पे ला लिया। ओके, यहां तक क्लियर है। अभी हम लोग को क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। क्या दिया है, व्हेन वी इंटरचेंजिंग द डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, नया नंबर मिल गया, तो न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ये जो न्यू नंबर है ओरिजिनल नंबर से ग्रेटर है, कितने से ग्रेटर है, 27 से ग्रेटर है, मतलब 27 से बड़ा है न्यू नंबर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट न्यू नंबर। जो न्यू नंबर हम लोग को मिला है डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद, इट विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, जो पुराना नंबर था ओरिजिनल नंबर प्लस 27। तो ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर कैसा है, 27 से बड़ा है, तो न्यू नंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27, है ना। अब ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर के इक्वेशंस हमारे पास है, इक्वेशंस को पुट करो और सॉल्व करना है सिंपल। न्यू नंबर देखो, न्यू नंबर क्या है हमारा, न्यू नंबर है हमारा 10 इन ब्रैकेट 9 माइनस x
प्लस एक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर है हमारा ये 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो देखो 10x प्लस 9 माइनस एक्स है ना, यहां पे कर देंगे प्लस 27। तो ये हमारा कंडीशन है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करो। देखो 10 से अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों को ब्रैकेट के बाहर है 10। तो 10 into 9 क्या हो जाएगा 90 माइनस 10 into x 10x प्लस ये x एज इट इज, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 होता है इज इक्वल टू, यहां पे देखो ये 10x एज इट इज प्लस ब्रैकेट को ओपन करते हैं प्लस 9 प्लस माइनस माइनस x प्लस 27। ओके अभी देखो अभी यहां पे माइनस 10x प्लस 1x, देखो 90 को एज इट इज लिखते हैं हम लोग। देखो माइनस 10x प्लस 1x, 10x में से माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, और बड़ा वाला वैल्यू है हमारा 10 है तो 10 का साइन आएगा मतलब माइनस 9x आएगा सिंपल यहाँ पे इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो इसको आगे इसको हम लोग इंटरचेंज करके लिखते हैं 10x के बाद हम लोग x लिखेंगे, x कैसा है माइनस x है, माइनस x तो पहले लिखेंगे। तो माइनस x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, x के साथ कुछ नहीं मतलब क्या होता है कोएफिशिएंट उसका 1 होता है, और ये 9 को बाद में लिखेंगे। तो ये प्लस 9 है तो प्लस 9 को आगे भी बाद में लिखेंगे प्लस 27। हम लोगों ने क्या किया सिर्फ इसको आगे लिखा है इसको बाद में लिखा है ना, एडिशन है आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 10x माइनस 1x ये भी क्या हो जाएगा, देखो 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 10x माइनस 1x 9x, यहाँ पे 9x पॉजिटिव प्लस 9x आएगा। अभी देखो 9 प्लस 27 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस 36। ओके अब देखो अब क्या करना है, क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे। देखो 9x है ये 9x इस माइनस 9x को उधर ट्रांसपोज करेंगे और प्लस 36 को इधर लेके आएंगे। तो देखो वही करने वाले हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोजिंग माइनस 9x को उधर भेज देंगे, माइनस 9x टू RHS इसको RHS में भेज देंगे एंड ये प्लस 36 को LHS में लेंगे 36 टू LHS वी गेट। देखो इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 90 एज इट इज है, ये प्लस 36 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 36 इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 9x एज इट इज है, ये प्लस 9x एज इट इज है। अब ये माइनस 9x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा, तो माइनस 9x विल बी प्लस 9x। ओके अभी देखो 90 माइनस 36 90 माइनस 36 आ जाएगा 54 इज इक्वल टू देखो 9x प्लस 9x क्या हो जाएगा 18x। अब क्या करना है इधर का थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, तो हम लोग को अभी तो प्रॉब्लम इधर सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो यही सेम चीज हम लिख देता हूं 54 इज इक्वल टू 18x। अभी देखो x के साथ 18 कैसे है मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज कर दो, तो हम लोग करेंगे ट्रांसपोजिंग 18 टू LHS, तो LHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लिकेशन था इधर डिवीजन में आ गया इज इक्वल टू x। सो 18 3 जा 54 होता है, तो हम लोग को x की वैल्यू मिल गई है 3। सो x वंस प्लेस डिजिट हम लोग को मिल गया 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हुआ है क्या, नहीं हम लोग को नंबर पता करना है ना, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, ये ओरिजिनल नंबर क्या था अपना 10x प्लस 9 माइनस x है ना, तो ओरिजिनल नंबर अभी सो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ये वाला इक्वेशन 10x प्लस 9 माइनस x। तो देखो x की वैल्यू है 3, जो 10 into 3 प्लस 9 माइनस 3, देखो क्या हो जाएगा 10 into 3 मतलब 30 प्लस 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 30 प्लस 6 मतलब 36। तो ओरिजिनल नंबर इज 36। सो ओरिजिनल नंबर जो था वो कितना था 36 था, फिर इसको इंटरचेंज किया डिजिट को तो 63 हो गया, 36 से 63 27 से बड़ा था, यही हमारा कंडीशन था। ओके तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा ना, और यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम हमारा खत्म होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। देखो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर है ना, मतलब 2 डिजिट में से एक डिजिट जो है 2 डिजिट वाले नंबर का उसकी बात चल रही है, इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट है ना, मतलब एक डिजिट मतलब जो 10th प्लेस वाला डिजिट है, मैं मान लेते हैं 10th प्लेस वाला डिजिट है वो क्या है 3 टाइम्स है दूसरे हमारे 1st प्लेस वाले डिजिट से। ओके और क्या बोल रहा है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर आपने डिजिट को क्या किया इंटरचेंज किया, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88 है ना, मतलब
वही सेम कंसेप्ट है, देखो वही सेम कंसेप्ट है। आप लोग को क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके वंस प्लेस पे कोई नंबर रहेगा और टेंस प्लेस पे कोई नंबर रहेगा। तो जो भी टेंस प्लेस वाला नंबर वंस प्लेस वाला नंबर है वो 3 टाइम है टेंस प्लेस वाले नंबर से, है ना। और ये दोनों का जो रिजल्टिंग नंबर बनेगा उसके अगर डिजिट को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, है ना, वंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस पे लेके गया, टेंस प्लेस वाले को वंस प्लेस पे लेके आया, तो जो नया नंबर मिलेगा, है ना, कुछ नया नंबर मिलेगा, राइट। तो जो नया नंबर मिलेगा और जो पुराना नंबर है, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर, ये दोनों का एडिशन अगर हम लोग करेंगे तो वो कितना है, 88 है, ये वो बोल रहा है। तो सब में पहले देखो स्टेप वाइज जाते हैं। सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, सेम लास्ट कॉलम जैसा, लेट द टेंस प्लेस, हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द टेंस प्लेस नंबर बी एक्स। तो टेंस प्लेस के नंबर को हम लोग एक्स कंसीडर करेंगे, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, तो जो दूसरा वाला डिजिट है, फर्स्ट टेंस प्लेस वाला एक्स है, तो वंस प्लेस वाला क्या रहेगा, इसके 3 टाइम्स रहेगा। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे वंस, देयरफॉर वंस प्लेस नंबर बी 3x, है ना। टेंस प्लेस वाला x है तो वंस प्लेस वाला क्या है, 3x है। तो ये हो गया हमारा टेंस प्लेस का डिजिट और ये हो गया हमारा वंस प्लेस का डिजिट। तो अब नंबर क्या होगा देखते हैं। तो लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर इज क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे क्या है, x है, तो इसको हम लोग 10 into x लिखेंगे या फिर सिंपल 10x है, प्लस वंस प्लेस पे क्या है, 3x है, तो 3x into 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3x। तो इसको ऐड कर लेते हैं, देखो 10x प्लस 3x, दोनों के सेम वेरिएबल x है, तो 10x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 13x। तो ओल्ड नंबर, ओरिजिनल नंबर हम लोग को मिल गया 13x। अब क्या बोला, अगर हम लोगों ने जो भी डिजिट्स है उसको इंटरचेंज किया, टेंस प्लेस वाले को वंस प्लेस पे लेके आया, वंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस पे लेके आया, है ना। सो अपने को न्यू नंबर मिला। देखो तो हम लोग यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन प्रॉब्लम, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर डिजिट आपने इंटरचेंज किए, मतलब x टेंस प्लेस पे है इसको वंस प्लेस पे लेके आओ, और 3x वंस प्लेस पे इसको टेंस प्लेस पे लेके जाओ, सो न्यू नंबर क्या मिलेगा। So new number is equals to, so new number is equals to हम लोग क्या लिखेंगे, ये वंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस पे लेके आएंगे, है ना। तो उस टेंस प्लेस पे आ गया मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x टेंस प्लेस पे, प्लस देखो प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, वंस प्लेस पे क्या रहेगा, फिर x रहेगा वन प्लेस पे, तो x को यहाँ पे x ही लिखना है, x into 1 क्या होगा, x आ जाएगा ना, यहाँ पे 10x नहीं आएगा। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई, 10 into 3 क्या हो जाएगा, 30x प्लस x, यहाँ कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, तो 30x प्लस 1x क्या हो जाएगा, 31x। तो देखो और ओरिजिनल नंबर मिला हम लोग को 13x और हमारा न्यू नंबर मिला 31x डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद। ओके, अब प्रॉब्लम में कंडीशन क्या दिया है, देखो प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम में कंडीशन ये दिया है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर्स टू द ओरिजिनल नंबर, तो ऐड द रिजल्टिंग नंबर मतलब न्यू नंबर को ऐड करेंगे ओरिजिनल नंबर में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को एडिशन मिलेगा 88, यू गेट 88। सो अब यहां पे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एडिशन ऑफ ओल्ड नंबर प्लस न्यू नंबर। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर इज इक्वल टू क्या है, 88 है। सो देखो ओरिजिनल नंबर है हमारा 13x प्लस न्यू नंबर है हमारा 31x इज इक्वल टू क्या है, 88 है। दोनों को ऐड कर दो, दोनों का वेरिएबल सेम है x, तो 13 प्लस 31 क्या हो जाएगा, 44x इज इक्वल टू 88। तो देखो 44x इज इक्वल टू 88 मिल गया हम लोग को। अब x इधर 44 के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 44 को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 44 टू RHS वी गेट। तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाय 44, सो 44 टू जा 88, तो x मिल गया हम लोग को 2। अब यहां पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, तो देखो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर को फाइंड आउट कर लेना है। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 13x है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 13x, दैट इज 13 into 2 दैट इज 26।
सो ओरिजिनल नंबर इज 26। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ओके, सो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज। तो शोबोज के मदर्स की जो प्रेजेंट एज है इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो शोबोज जो उनका सन है उसकी जो एज है उसके 6 गुना ज्यादा है शोबोज के मदर की एज। ओके, ये दिया है। और आगे क्या दिया कंडीशन, शोबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब शोबोज की जो एज है 5 साल के बाद, अभी यहाँ से 5 साल के बाद जो शोबोज की एज रहने वाली है वो 1/3 रहेगी ऑफ हिज मदर एज। उसके मदर की एज क्या रहेगी, 1/3 रहेगी। मदर के प्रेजेंट एज के 1/3 रहेगी शोबोज की एज आफ्टर 5 ईयर। ओके, और क्या दिया, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों के प्रेजेंट एजेस हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल आप देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो शोबोज मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। तो शोबोज के प्रेजेंट एज के साथ सारा कंपैरिजन हो रहा है ना। शोबोज के मदर की एज 6 टाइम है शोबोज के प्रेजेंट एज से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे let the showbo's present age, let the showbo's present age be x। so showbo's की प्रेजेंट एज हम लोग मान लेते हैं कि x है ना। अब showbo's की मदर की प्रेजेंट एज क्या है, देखो let therefore showbo's mother's present एज। तो देखो शोबोज के मदर्स की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोबोज एज है ना। शोबोज की एज है x, तो उसके मदर की एज क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। 6 टाइम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ शोबोज, दैट इज x। तो मदर की एज हो जाएगी 6x, 6 टाइम ऑफ शोबोज प्रेजेंट। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, शोबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ है ना। तो शोबोज की जो एज है 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ दिस मदर्स प्रेजेंट एज। उसके मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 रहेंगे आफ्टर 5 इयर्स है ना। सो आफ्टर 5 ईयर पहले शोबोज की एज क्या हो जाएगी वो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो आफ्टर 5 इयर्स देखो 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स शोबोज एज विल बी, देखो आफ्टर 5 इयर्स शोबोज एज क्या हो जाएगी, अभी प्रेजेंट उसकी x है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, 5 साल के बाद हो जाएगी x + 5 है ना। तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। ओके, अब कंडीशन क्या दिया है, देखो कंडीशन देगी शोबोज एज आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 इयर्स शोबोज एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर का प्रेजेंट एज है 6x और शोबोज का एज आफ्टर 5 ईयर है x + 5। सो x + 5 मतलब शोबोज एज आफ्टर 5 ईयर विल बी इक्वल्स टू 1/3 मतलब 1/3 ऑफ हिज शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज। तो शोबोज मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6x, मतलब 1/3 into 6x, 1/3 ऑफ 6x, राइट। समझ में आया? तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 into 6 देखो 1/3 into 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल 6x into 1 मतलब 6x डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पे हम लोग को कंडीशन मिल जाएगी x + 5 इज इक्वल टू 6x upon 3। ओके, यहाँ पे देखो 3 1 * 3, 3 2 = 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो सिंपल में हमारी कंडीशन हो जाएगी x + 5 इज इक्वल टू 2x, राइट। अब हम लोग को निकालना है x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, अब x को उधर ट्रांसपोज कर दो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग x टू RHS, ये वाले x को ट्रांसपोज करेंगे RHS में। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। ये x इधर पॉजिटिव है, उधर क्या होगा, नेगेटिव। तो -x के साथ कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। देखो 2x - 1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू x हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5, मतलब शोबोज की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 5 है। अब उसकी मदर की एज निकालेंगे, तो शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, शोबोज
मदर्स, है ना, हम लोग क्या लिखेंगे, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6x, 6 टाइम ऑफ शोभोज प्रेजेंट एज है, तो 6x, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, 6 into 5, तो 6 5 जा 30 years। सो शोभोज के मम्मी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना था, 630 years है ना, और शोभोज का प्रेजेंट एज कितना है, x is equal to 5, मतलब 5 years। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों भी चीजें मिल चुकी है और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन माउली विलेज। तो एक माउली विलेज में क्या किया है, नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको रिजर्व करके रखा है स्कूल के लिए। ओके, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। सो देखो क्या दिया है हम लोग को, लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो दिया है। जो प्लॉट है रेक्टेंगुलर है, उसका लेंथ रहेगा है ना, तो उस प्लॉट का कुछ ना कुछ लेंथ रहेगा और कुछ ब्रेड्थ रहेगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हम लोग, है ना। क्या दिया है रेशियो, 11:4 के रेशियो में है बोला। तो जब भी कोई भी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा रेशियो आ जाता है, तो रेशियो आता है तो हम लोग x क्या कंसीडर करेंगे, x सिंपल हम लोग को लेना है। यहां पे देखो लेट दी कॉमन रेशियो किसके बीच में दिया है रेशियो, ये लेंथ और विड्थ के बीच में दिया है, तो हम लोग लिखेंगे लेट दी कॉमन रेशियो बिटवीन the length and breadth be x। ओके, लेंथ और ब्रेड्थ का जो कॉमन रेशियो है वो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट b कितना है, लेंथ का रेशियो क्या है, 11 है, सो 11x एंड breadth of the plot b, breadth कितना है, रेशियो 4 है, so breadth of the plot b 4x, राइट। so इसका जो लेंथ है, लेंथ हम लोग को मिल गया 11x और breadth हम लोग को मिल गया 4x। तो जब भी रेशियो दिया फटाक से लिख देना है, let x is equal to be the common ratio between जो भी वैल्यूज दिया उसके बीच में। ओके, अब आगे का पढ़ते देखो क्या बोला है, at the rate of Rs 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat Rs 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? तो देखो क्या बोला है कि 100 rupees per meter के हिसाब से, so 100 rupees per meter के हिसाब से पूरे प्लॉट को फेंस करने के लिए, फेंस करने के लिए पूरी बाउंड्री मारने के लिए, ऐसे पूरी बाउंड्री मारने के लिए ग्राम पंचायत, विलेज ग्राम पंचायत को कितना पैसा लग रहा है, 75,000 रुपीज लग रहे हैं ना, 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, है ना। तो अभी पूरा बाउंड्री मारना, पूरा फेंसिंग मारना, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये क्या होता है पूरा फेंसिंग, मतलब ये क्या होता है, ये इस रेक्टेंगल का क्या है, पेरीमीटर है। कोई भी ये रेक्टेंगुलर प्लॉट की हम लोग बाउंड्री कवर कर रहे हैं, बाउंड्री कवर कर रहे हैं मतलब एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका पूरा जो पेरीमीटर है, इस पूरे पेरीमीटर को हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना। सो कितनी लेंथ का हम लोग बाउंड्री फेंसिंग करेंगे, कितने लेंथ का फेंसिंग करेंगे हम लोग, पूरे पेरीमीटर का फेंसिंग करेंगे। सिंपली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे पेरीमीटर का, प्लॉट का जो पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो पेरीमीटर है, उसे पूरे पेरीमीटर की हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सिंपल हम लोग को पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो देखो इसकी लेंथ है 11x और ब्रेड्थ है 4x। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी 2 टाइम्स लेंथ कितना है 11x प्लस ब्रेड्थ कितना है 4x। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, इसके लिए उसका भी पेरीमीटर सेम रहेगा। तो 2 टाइम 11x प्लस 4x, 11x है लेंथ और 4x है ब्रेड्थ। ओके, तो इससे 2 से अगर मल्टीप्लाई करो 2 into 11 क्या हो जाएगा 22x प्लस 2 4 जा 8x, है ना, 2 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन होगा। अभी देखो 22x प्लस 8x इज इक्वल टू 22 प्लस 8 कितना हो गया 30x। तो देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर कितना मिल गया अपने को 30x मिल गया। अब फेंसिंग करेंगे मतलब क्या, बाउंड्री मारेंगे हम लोग। तो बाउंड्री कितना कवर करेंगे, ये जो जितना पेरीमीटर का लेंथ है उतना ही बाउंड्री हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। और 1 मीटर लेंथ का कितना रुपीस लग रहा है 100 रुपीस लग रहा है ना। तो 1 मीटर लेंथ का 100 रुपीस लग रहा है। तो टोटल कितनी लेंथ हम लोग को कवर करनी है बाउंड्री में, जितनी उसकी पेरीमीटर रहेगी। तो पेरीमीटर कितना है 30x है।
तो पेरीमीटर कितना है 30x है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट विल बी इक्वल टू कितना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग टोटल पेरीमीटर को फेंस कर रहे हैं, तो पेरीमीटर कितना है 30x है। तो हम लोग लिखेंगे 30x की लेंथ को हम लोग फेंस कर रहे हैं। तो 1 मीटर लेंथ को कितना है 100 रुपीज है, तो 30x मीटर लेंथ के लिए कितना होगा 30x मीटर इंटू 100। तो अमाउंट कितनी लग रही है फेंसिंग के लिए 30x, इतनी लेंथ को हम लोग को फेंस करना है। 1 मीटर लेंथ के लिए 100 है, तो टोटल लेंथ को फेंस करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 30x इंटू 100 लिखेंगे, और 30x इंटू 100 और टोटल अमाउंट कितनी लगी है वो भी हम लोग को बताया क्वेश्चन में कि 75,000 लगा। टोटल अमाउंट कितना लगा है 75,000 लगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 30x इंटू 100 इज इक्वल टू 75,000। तो अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 इंटू 100 क्या हो जाएगा 3000x इज इक्वल टू 75,000। अब x के साथ ये 3000 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोजिंग 3000 टू RHS, इसको RHS में ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 3000, ये 30 और ये 30 कैंसिल, 75 डिवाइड बाय 3 देखो क्या हो जाएगा 75 बाय 3 कितना आ जाएगा 25। तो x क्या मिल गया हम लोग को, x मिल गया 25। अब x मिला है 25, हम लोग को प्रॉब्लम में क्या निकालने के लिए बोला है, हम लोग को प्रॉब्लम बोला है कि लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है हम लोग को, है ना। तो हम लोग को मिल गया x, तो हम क्या करेंगे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो सबसे पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ द प्लॉट विल बी क्या है, लेंथ ऑफ प्लॉट कितना था 11x, मतलब 11 into 25 is 275 मीटर। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट है 275 मीटर। सेम वे ब्रेथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ प्लॉट है 4x, x की वैल्यू पुट करो 4 into 25 मतलब कितना 100 मीटर। So length of the plot is 275 meter and breadth of the plot is 100 meter. So these are the answers. समझ में आया। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ मैं क्वेश्चन का। देखो, हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform। हसन ने क्या किया, 2 टाइप्स के क्लॉथ्स मटेरियल को परचेज किया है स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 50 रुपीज पर मीटर, शर्ट का मटेरियल था, कपड़ा था जो 50 रुपीज पर मीटर है। और ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट 90 रुपीज पर मीटर, है ना। और ये हसन क्या है, ये शॉप वाला है जो क्या करेगा, सेल करेगा कपड़ा किसको, जो भी कस्टमर आएंगे उनको। शर्ट और पैंट का मटेरियल उसने मार्केट से खरीद के लाया है। 50 रुपीज पर मीटर लाया है शर्ट का मटेरियल और 90 रुपीज पर मीटर लाया है ट्राउजर का मटेरियल। अभी देखो, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल, है ना। देखो, आप लोग को पता है कि शर्ट बनाने के लिए 1 मीटर में कोई शर्ट नहीं बनता है, 2 से 2.5 मीटर का कपड़ा लगता है। और जो ट्राउजर होता है उसके लिए भी मिनिमम 1.5 से 2 मीटर का कपड़ा लगता है। तो हसन ने क्या किया कि हर 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, है ना, अगर उसने 3 मीटर शर्ट का मटेरियल लिया है तो हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के साथ 2 मीटर ट्राउजर का मटेरियल, ट्राउजर का कपड़ा उसने खरीदा है ना। 3 मीटर शर्ट का खरीदा है तो उसके साथ 2 मीटर ट्राउजर का खरीदा है। ये रेशो में, ये नथिंग बट इट इज अ रेशो। सिंपल चीज में आप समझ सकते हो कि 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल तो 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, मतलब 3:2 क्या दिया, सिंपल कुछ नहीं है, मतलब रेशो है ये। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में 3:2 ये क्या दिया है, रेशो दिया है। शर्ट मटेरियल 3 मीटर तो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल, तो शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल के बीच का रेशो दिया है सिंपल की, आपको इतना समझना है। और आगे देखो, आगे क्या बोला है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। और दबा देखो, वो शॉप वाला दुकानदार है, उसने जो कपड़ा लेके आया है, जो भी कस्टमर आएगा उसको वो सेल करेगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही सेल करेगा, है ना। तो देखो, शर्ट मटेरियल पे कितना है 12% प्रॉफिट है और ट्राउजर मटेरियल पे उसको कितना है 10% प्रॉफिट है। देखो, सो ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% ऑफ प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल इज ऑफ Rs 36,660। टोटल सेल उसका कितना हो गया 36,660 रुपीस का हो गया। So how much trouser material did he buy? तो उसने कितना ट्राउजर मटेरियल बाय किया है वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
सिंपल। तो सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले हम लोगों ने ये समझ लिया कि उसने कंडीशन दिया है कि भाई जितना भी वो शर्ट मटेरियल खरीदेगा उसके हिसाब से वो पैंट मटेरियल खरीदने वाला है, ट्राउजर मटेरियल खरीदने वाला है। तो 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल इफ ही परचेसेस, तो सेम उसके साथ वो 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल परचेस करेगा। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग को रेशियो मिल गया 3:2 है, शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल में रेशियो क्या 3:2 है। और जब कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में रेशियो आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं x, let the common ratio, let the common ratio between shirt and trouser material, शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल बी एक्स है ना। सो ये शर्ट मटेरियल 3 मीटर खरीदेगा तो ट्राउजर मटेरियल 2 मीटर खरीदेगा, तो रेशियो दिया है सिंपल है ना। सो एक्स हम लोग कंसीडर करेंगे कॉमन रेशियो, जब भी रेशियो देता है तो हम लोग एक्स कंसीडर करते हैं कॉमन रेशियो। तो देखो अब हम लोग क्या बोलेंगे, शर्ट मटेरियल, सो हेंस देयरफॉर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर शर्ट मटेरियल बी कितना है, शर्ट मटेरियल का रेशियो 3 है तो 3x and trouser material B 2x है ना। तो शर्ट मटेरियल भी 3x एंड ट्राउजर मटेरियल भी 2x, मतलब हसन ने कितना शर्ट का मटेरियल और ट्राउजर का मटेरियल परचेस किया, 2x मटेरियल परचेस किया ट्राउजर का और 3x मटेरियल परचेस किया शर्ट का। ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखो अब क्या करना है, अभी वो अगर जो भी कपड़ा वो सेल कर रहा है, अभी वो दुकानदार है, वो कपड़ा सेल करेगा तो प्रॉफिट लेके ही सेल करेगा, और प्रॉफिट का मार्जिन भी हम लोग को दिया है 12% प्रॉफिट होगा उसको किसके ऊपर, ट्राउजर मटेरियल के ऊपर, और 10% प्रॉफिट होगा शर्ट मटेरियल के ऊपर, है ना। तो अभी देखो पर मीटर सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा, वो कपड़ा बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, अगर कोई उसके पास कोई भी कस्टमर आता है तो वो उसको कितना बोलेगा, 1 मीटर का कितना रुपीस बोलेगा वो, है ना, वो प्राइस हम लोग को निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे कि पर मीटर सेलिंग प्राइस है ना, पर मीटर सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला, मतलब बेचने में क्या हो जाएगा उसका 10% का प्रॉफिट भी आ गया उसमें ना। तो पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो शर्ट का कपड़ा उसने कितने में खरीदा था 50 रुपीस पर मीटर है ना, तो 50 रुपीस पर मीटर, सो 1 मीटर का कपड़ा 50 रुपीस में उसने खरीदा, 50 रुपीस में बेचेगा क्या, नहीं बेचेगा, उसके ऊपर वो प्रॉफिट लेगा, कितना प्रॉफिट लेने वाला है 10% बोला उसने, तो क्या करेंगे 50 प्लस, अभी देखो 10% किसका 10%, कॉस्ट का 10%, कितने में खरीदा 50 रुपीस में खरीदा, तो 50 का 10%, परसेंट मतलब क्या होगा, देखो अगर आपको 12% दिया है तो आप उसको कैसे लिखोगे, 12% को आप पॉइंट में कैसे लिख सकते हो, 12 डिवाइडेड बाय 100 लेना है, 12% मतलब 12 बाय 100 और 10% मतलब क्या रहेगा 10/100 है ना। तो अभी देखो 50 रुपीस में खरीदा था 1 मीटर कपड़ा शर्ट का, लेकिन बेचेगा कितने में, बेचेगा 50 रुपीस का 10% प्रॉफिट लेके, किसका 50 रुपीस का, तो हम लोग क्या लिखेंगे 50 इंटू 50 का 10% मतलब कितना 50 इंटू 10/100 है ना, 10/100 मतलब 50 का 10%, 50 इंटू 10/100 क्या होगा 50 का 10% जो उसका प्रॉफिट है पर मीटर कॉस्ट पे, उसको ऐड करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट से। तो ये कॉस्ट वो बताएगा, कोई कस्टमर आएगा तो उसको ये कॉस्ट बताएगा, ये इस कॉस्ट रहेगी जिसमें उसको कपड़ा बेचना है ना। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये 50 प्लस देखो 50 इंटू 10 क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 5 मतलब क्या आ जाएगा 5 आएगा, या फिर सिंपल आप लोग देख के भी बोल सकते हैं 50 रुपीस का 10% क्या होगा 5 रुपीस, सिंपल है ना। तो देखो 50 प्लस 5 तो 55 रुपीस है ना। सो वो कोई कस्टमर अगर दुकान में आता है तो वो क्या बोलेगा, भाई 1 मीटर शर्ट का कपड़ा आपको मिलेगा 55 रुपीस में। ओके, ये समझ में आया। तो सेलिंग प्राइस जो रहेगी उसकी पर मीटर कॉस्ट की शर्ट की वो कितनी है 55 रुपीस है। अब सेम वे हम लोग क्या निकालेंगे, पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। सो पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, तो ट्राउजर का पर मीटर सेलिंग प्राइस क्या होगा, अभी देखो 1 मीटर ट्राउजर का कपड़ा उसने कितने में खरीदा था, 1 मीटर ट्राउजर क्लॉथ उसने खरीदा था 90 रुपीस में, है ना। और पर मीटर ट्राउजर पे उसने कितना प्रॉफिट लेना है, 12% का प्रॉफिट लेना है, शर्ट के ऊपर 10% का प्रॉफिट लिया है उसने। सो
जो ट्राउजर का कपड़ा है उसके ऊपर वो 12% का प्रॉफिट लेने वाला है ना। सो 1 मीटर का कॉस्ट है 90 रुपीस, तो 90 का 12% मतलब 12/100, तो 90 इंटू क्या करेंगे हम लोग 12/100 कर देंगे, तो 90 प्लस 90 इंटू 12/100। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 90 प्लस, अभी यहाँ पे देखो ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो 12 9 का क्या होता है 108 होता है, तो 108 डिवाइडेड बाय 10, 108 डिवाइडेड बाय 10, अभी 108 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा 90 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ जाएगा तो क्या आएगा 10.8, है ना। सो 90 प्लस 10.8, तो 90 प्लस 10.8 कितना गया 100, सो 100.8 रुपीस। तो देखो कोई भी अगर कस्टमर उसके पास आता है उसको वो मांगता है कि भाई हम लोग को 1 मीटर हम लोग को क्या दे दो ट्राउजर का कपड़ा दे दो, तो वो क्या बोलेगा भाई 100.8 रुपीस पड़ेगा 1 मीटर का कॉस्ट, है कि नहीं, वो ऐसे बोलेगा, तो इसका सेलिंग प्राइस होगा। देखो तो सेलिंग प्राइस पर मीटर ऑफ शर्ट एंड सेलिंग प्राइस पर मीटर ऑफ ट्राउजर वो हम लोग को मिल गया है। लेकिन अब 1 मीटर कपड़ा खरीदा है क्या उसने ट्राउजर का और शर्ट का, नहीं, उसने कितना खरीदा है, उसने शर्ट मटेरियल खरीदा है 3x मीटर, है ना, कितना खरीदा है 3x मीटर शर्ट मटेरियल खरीदा है, और ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदा है 2x मीटर, इतना टोटल कपड़ा खरीदा है ट्राउजर का, है ना। सो अब हम लोग को उसका टोटल अमाउंट, टोटल प्राइस जो मनी उसका जमा होगा वो हम लोग को दिया 36,660, पूरा कपड़ा बेचने के बाद इतना पैसा उसके पास जमा हो गया, है ना। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल कपड़े का कॉस्ट कितना हुआ, मतलब 3x मीटर उसने बेचा, 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल उसने बेच दिया, तब उसके पास कितना पैसा जमा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 1 मीटर बेचने के बाद उसके पास 55 रुपीस जमा हुए हैं, तो पूरा 3x मटेरियल 3x मीटर का कपड़ा बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे जमा होंगे 3x इंटू हम लोग क्या करेंगे 55 करेंगे। सेम में 1 मीटर उसने ट्राउजर का कपड़ा बेचा तो उसके पास 100.8 रुपीस पैसे जमा हुए हैं, तो अगर उसने टोटल कपड़ा जितना उसने लेके आया था ट्राउजर का जो 2x है इसको उसने अगर बेच दिया तो उसके पास कितने पैसे रहेंगे 2x इंटू 100.8। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग हम लोग निकालेंगे, तो जो हम लोग कंडीशन दिया उसके हम लोग को इसको रफ करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ सो हम लोग क्या करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग, टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग इज इक्वल टू क्या रहेगा the total selling amount of shirt plus total selling amount of trouser। देखो टोटल सेलिंग अमाउंट ऑफ शर्ट प्लस टोटल सेलिंग अमाउंट ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल सेलिंग अमाउंट रहेगा। टोटल सेलिंग अमाउंट हम लोग को दिया है, टोटल सेलिंग अमाउंट कितनी है क्वेश्चन में दिया हम लोग को, कितना दिया 36,660 रुपीस, है ना, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे ये कंडीशन। अब देखो टोटल सेलिंग अमाउंट ऑफ शर्ट, टोटल सेलिंग अमाउंट ऑफ शर्ट कितनी हो जाएगी, देखो टोटल मटेरियल ऑफ शर्ट कितना है 3x है ना, और 1 मीटर का कॉस्ट कितना 55 रुपीस है, तो टोटल शर्ट का सेलिंग अमाउंट क्या हो जाएगा 3x into 55। ओके, प्लस अब टोटल सेलिंग अमाउंट ऑफ ट्राउजर, तो ट्राउजर टोटल ट्राउजर मटेरियल हमारे पास 2x मीटर है और 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल बेचेंगे तो 100.8 रुपीस मिलेंगे, तो टोटल ट्राउजर का कपड़ा पूरा सेल कर देंगे तो कितना पैसा मिलेगा हम लोग को 2x into 100.8 रुपीस। ओके, और ये टोटल अमाउंट ये दोनों को बेचने के बाद पूरा कपड़ा बेचने के बाद हमारे पास कितने पैसे आए हैं, हमारे पास पैसे जमा हो गए हैं 36,660 रुपीस। ओके, अभी देखो 55 into 3 कितना हो जाएगा 165x प्लस 2 into 100.8 कितना हो जाएगा 201.6x is equals to 36,660 as it is। अब देखो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, दोनों का हम लोग क्या करेंगे एडिशन करेंगे, देखो 165 प्लस 201.6 इन दोनों का एडिशन करेंगे हम लोग मिल जाएगा 366.6x is equals to 36,660। ओके, अब देखो अब 166.6 x के क्या है मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, सो हम लोग इसको ट्रांसपोज कर देंगे टू दैट साइड, तो देखो ट्रांसपोजिंग टू द RHS, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कंडीशन है 366.6
x is equals to 36,660. So यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 366.6 टू RHS, इसको RHS पे ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, तो देखो क्या हो जाएगा, x is equals to 36,660 डिवाइडेड बाय 366.6। अभी देखो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे तो पॉइंट दो डिजिट के बाद है, तो सिंपल इसको डिवीजन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 100। सो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 100। तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है, मतलब कॉमन रेशियो हम लोग को मिल चुका है। तो अब अपने को ये पता करना है, प्रॉब्लम में क्या बोला है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल हसन परचेज। तो टोटल ट्राउजर मटेरियल 2x था, 2x की वैल्यू हम लोग को निकालना है, सिंपल शर्ट में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं शर्ट मटेरियल परचेज इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 3x है, मतलब 3 into 100 मतलब कितना 300 मीटर है ना। सो हसन ने क्या किया, शर्ट का मटेरियल 300 मीटर परचेज किया था उसमें, है ना। और सेम वे हम लोग लिखेंगे ट्राउजर मटेरियल परचेज या फिर टोटल ट्राउजर मटेरियल परचेज विल बी इक्वल्स टू 2x, मतलब 2 into 100 दैट इज इक्वल्स टू 200 मीटर। तो मतलब ट्राउजर का टोटल मटेरियल कितना परचेज किया था हसन ने 200 मीटर, और शर्ट का टोटल मटेरियल कितना परचेज किया था 300 मीटर। दैट इज द वैल्यू, दैट इज द आंसर, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जो डियर का जो झुंड होता है उसमें से हाफ क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं इन द फील्ड, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, देखो टोटल जो डियर है, टोटल नंबर ऑफ जो डियर है उसमें से आधे ग्रेजिंग कर रहे हैं, और आधे ग्रेजिंग करने के बाद जो आधे बचे हैं, जो हाफ बचे हैं, उनमें से 3/4 उसके भी 3/4 क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय, नजदीक खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं ना, प्लेइंग कर रहे हैं ना। और द रेस्ट 9 मतलब जो बचे हुए 9 है, मतलब आधे क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, जो आधे बचे उसमें से भी 3/4 क्या कर रहे हैं, नियर बाय खेल रहे हैं। और उतना सब होने के बाद फिर कितने डियर बचे, डायरेक्टली नंबर बताया 9 डियर्स बचे। तो वो 9 डियर्स क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड करें तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो नंबर ऑफ डियर हर्ड में कितने हैं वो हम लोग को निकालना है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, x अज्यूम करेंगे टोटल नंबर ऑफ डियर, है ना। टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड विल बी x, है ना। सो हम लोग क्या लेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, let the total number of deer be x। देखो टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड भी x, टोटल नंबर ऑफ डियर को हम x मान लेंगे। अब कंडीशन के हिसाब से जाते हैं। देखो पहला क्या बोला है, हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। सो हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग। सो नंबर ऑफ डियर जो ग्रेजिंग कर रहे हैं इन द फील्ड विल बी इक्वल्स टू कितने, हाफ बोला उसने। हाफ मतलब टोटल x है, तो x का हाफ क्या होगा, x/2। सो x/2 टोटल नंबर ऑफ डियर के हाफ मतलब x/2 डियर क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड कर रहे हैं। और अब दूसरा क्या बोला है, नियर बाय प्लेइंग, है ना। सो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, द नंबर ऑफ डियर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, तो प्लेइंग नियर बाय कितने हैं, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। क्या होता है 3/4 मतलब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब देखो टोटल x थे, x में से हाफ क्या हो गए, ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो अब हाफ हो गए तो जो हाफ बचे हैं, है ना। तो हाफ बचे मतलब x में से x/2 चले गए तो कितना बचा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, x minus x/2। तो देखो x टोटल नंबर ऑफ डियर x थे, x में से x/2 ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो बचे कितने, फिर x minus x/2 डियर बचे, है ना। तो x minus x/2 डियर बचे, उनके भी 3/4 क्या कर रहे हैं, नियर बाय प्लेइंग कर रहे हैं, है ना। सो उनके भी 3/4 क्या कर रहे हैं, नियर बाय दे आर प्लेइंग नियर बाय, ओके। और उसके बाद क्या बोला है, रिमेनिंग 9, है ना। सो रिमेनिंग 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। द नंबर ऑफ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, द नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग
वाटर फ्रॉम द पाउंड विल बी इक्वल टू क्या है 9 है, इसका डायरेक्टली नंबर दिया है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं हम लोग? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग को कि मैं टोटल नंबर ऑफ डियर है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर x इज इक्वल टू क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं? हाफ ग्रेज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग दैट इज x/2, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग दैट इज x/2 प्लस नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाय मतलब 3/4 x minus x/2, so 3/4 of x minus x/2, okay, प्लस ये 9 उसमें से भी फिर कितने बच गए? 9 बच गए, आधे ग्रेजिंग कर रहे हैं, फिर जो हाफ बचे उसके 3/4 क्या कर रहे थे? प्लेइंग, दे आर प्लेइंग नियर बाय, और उसके बाद भी जो लास्ट बचे 9 है वो क्या कर रहे थे? वो पानी पी रहे थे, है ना। तो अभी तीनों को मिला के क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हार्ट हो गया, जो कि x दिया, कंसीडर किया हम लोगों ने, x मिलेगा। ओके, तो अब क्या करना है? अभी सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसी को। देखो 3/4 x minus x/2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3/4 अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, माइनस x/2, आप एलसीएम ले सकते हो, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3/4 2 into x क्या हो जाएगा? 2x माइनस यहाँ पे देखो 1 into x क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय 2 into 1 2, so देखो 2x minus x divided by 2, so देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x minus x divided by 2, तो क्या होगा? 3/4, so 3/4, तो ब्रैकेट में क्या होगा? 2x minus x, यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, 2x minus 1x क्या होगा? x आ जाएगा x/2। ओके, अभी देखो ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 into x क्या हो जाएगा? 3x। अब देखो 4 टू से क्या हो जाएगा? 8, तो 3x upon 8, तो देखो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय कितने मिले अपने को? सॉल्व करने के बाद 3x/8 मिला है ना। तो इस जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है इसका सॉल्यूशन कितना मिला? 3x upon 8 मिला, तो वो वैल्यू पुट कर देते देखो, x is equals to x upon 2 प्लस ये इसका पूरा आंसर मिला 3x upon 8, तो इसको लिखेंगे 3x/8 प्लस 9। ओके, अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। देखो 8 into देखो x is equals to, सब में बस क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 into x, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 into x, इसको सिंपल 8 into x मतलब मैं 8x लिखता हूँ, प्लस 2 into 3x, 2 3 से क्या हो जाएगा? 6x डिवाइडेड बाय, देखो 8 2 से क्या होता है? 16 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9 इधर एज इट इज है, डिवाइड बाय 16। ओके, अब देखो 8x plus 6x क्या हो जाएगा? 14x हो जाएगा। तो इसको आगे फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखो x is equals to, देखो 8x plus 6x क्या हो जाएगा? 14x डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है? 16 है, प्लस 9 एज इट इज, 2 के मल्टीपल है हम लोग को पता है, 2 7 का 14 और 2 8 का 16 होता है, तो x is equals to क्या हो जाएगा? 7x upon 8 प्लस 9 एज इट इज। अभी x के टर्म एक साइड लेके आओ तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट को इधर रहने दो, 7x/8 को इधर लेके आओ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रीजनिंग में लिख देते हैं, या फिर इधर लिखता हूं नीचे, ट्रांसपोजिंग, तो देखो ट्रांसपोजिंग 7x/8 टू LHS, इसको ट्रांसपोज करेंगे LHS में, प्लस 7x/8 इधर आया तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो देखो x माइनस 7x upon 8 is equals to ये प्लस 9 as it is। अब यहाँ पे वापस एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 8 into x क्या हो जाएगा? 8x, 1 into 7x क्या हो जाएगा? 7x डिवाइड बाय 8 into 1 8 is equals to 9। ओके, अभी आगे का मैं ऊपर लिखता देखो 8x minus 7x, 8x minus 7x मतलब 8 minus 7 क्या होता है? 1, 1x मतलब x सिंपल, x by 8 is equals to 9, तो देखो 8 by x is equals to क्या मिला? 9 मिला। अभी ये 8 इधर डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में, इसको उधर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोजिंग 8 टू RHS निगेट, तो देखो x is equals to क्या हो जाएगा? 9 into 8, इधर डिवीजन में इधर या तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो देखो 8 9 72, so total number of deer in the herd are 72 deer,
दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, देखो क्या दिया है। ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। देखो रिलेशन दिया है दोनों के बीच में, ग्रैंडडॉटर और ग्रैंडफादर के बीच में रिलेशन दिया है, दादाजी और पोती दोनों के बीच का रिलेशन दिया है। ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर, मतलब 10 गुना ज्यादा है एज ग्रैंडफादर की ग्रैंडडॉटर से, है ना। और सेकंड क्या था, ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, मतलब वो ग्रैंडडॉटर से कितना बड़ा है, 54 इयर्स बड़ा है ना। मतलब ग्रैंडडॉटर की जो भी एज है उससे वो 54 इयर्स बड़ा है, और उसकी एज जो है वो 10 टाइम्स है ग्रैंडडॉटर की एज, है ना। तो दो कंडीशन दी हम लोग को, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनके जो प्रेजेंट एजेस है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रिलेशन हो रहा है ग्रैंडफादर की एज का ग्रैंडडॉटर की एज के साथ, है ना। सो हम लोग क्या बोलेंगे, let the age of granddaughter, let the age of granddaughter be x, है ना। सो जो ग्रैंडडॉटर का एज है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, x है। देखो therefore ग्रैंडफादर का एज क्या हो जाएगा, therefore the age of grandfather भी, देखो ग्रैंडडॉटर की एज क्या बोला है, ग्रैंडफादर की एज ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स है बोला है ना। तो ग्रैंडडॉटर की एज अगर x है तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स मतलब सिंपल 10x, है ना। क्योंकि ग्रैंडडॉटर की एज जो है उसके 10 टाइम्स है ग्रैंडफादर की एज, तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स ऑफ ग्रैंडडॉटर, मतलब 10 टाइम्स ऑफ x। ओके, अब ये कंडीशन दिया, और दूसरा क्या कंडीशन दिया है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को और क्या बोला है, और हम लोग को एक रिलेशन दिया है कि ग्रैंडफादर की जो एज है वो 54 इयर्स बड़ी है, किससे, ग्रैंडडॉटर की एज से। तो ग्रैंडडॉटर की एज अगर x है तो ग्रैंडफादर की एज क्या है, x प्लस 54 हो जाएगी, 54 साल बड़ा है वो, तो मतलब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the age of grandfather also equals to क्या हो जाएगा, x। ग्रैंडडॉटर की एज है x, तो ग्रैंडफादर की एज क्या है, x प्लस 54, मतलब उससे 54 साल वो बड़ा भी है, और उसकी जो एज है वो 10 टाइम्स है ग्रैंडडॉटर की एज से, है ना। मतलब ग्रैंडफादर की एज 10 टाइम्स है इससे, और ग्रैंडफादर की एज 54 इयर्स मोर है ग्रैंडडॉटर की एज से। तो ये दोनों भी क्या है, ग्रैंडफादर की ही एज है, दोनों क्या है, ग्रैंडफादर की एज है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 10x = x प्लस 54 ना लिख सकते हैं, दोनों भी क्या है, ग्रैंडफादर की एज। यहाँ पे दिया हम लोग दो रिलेशन दिए ग्रैंडफादर की एज के ग्रैंडडॉटर की एज के साथ, तो दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों भी क्या है, दोनों भी ग्रैंडफादर की ही एज है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग x to LHS, x को ट्रांसपोज करो LHS में, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x प्लस x इधर आया तो माइनस x, इसके साथ कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 54। तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 54। अभी 9x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसको ट्रांसपोज कर दो तो डिवीजन में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 9 टू RHS, इस 9 को ट्रांसपोज करो RHS में, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 9 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर क्या डिवीजन में चला गया। देखो 9 6 54, तो 9 6 54, तो x का वैल्यू मिला अपने को 6 इयर्स है। तो देखो ग्रैंडडॉटर का एज कितना है, 6 इयर्स है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंडडॉटर एज इज 6 इयर्स, और सेम में लिखेंगे ग्रैंडफादर एज इज कितना है, 10x है, 10x मतलब 10 into 6 दैट इज 60 इयर्स, तो ग्रैंडफादर की एज है 60 इयर्स और ग्रैंडडॉटर की एज है 6 इयर्स। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, देखो क्वेश्चन का देखो क्या दिया है। सो अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। तो अमन जो है वो उसके फादर हैं
और उनका जो एज है, उनके जो बेटा है उससे कितना है 3 टाइम्स है, 3 गुना बड़े है ना। तो अमन का जो एज है उसके सन से कितना है 3 टाइम्स ग्रेटर है, 3 टाइम्स ज्यादा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है तो 10 इयर्स एगो, मतलब 10 साल पहले। अब 10 साल पहले क्या था, 10 इयर्स एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन। तो अमन का जो एज था वो 5 टाइम्स था उसके सन के एज से 10 साल पहले। अभी कितना है, अभी 3 टाइम्स उसके सन के एज से। और 10 साल पहले कितना था, 5 टाइम्स था उसके सन के एज से। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसके सन के एज से कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों के हम लोग को निकालना है प्रेजेंट एज। तो दोनों जगह पे हम लोग अमन के सन के साथ अमन की एज को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल let the age of Aman's son will be x or be x. So let the age of Aman's son be x. So therefore the age of Aman b कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स है ना। तो अमन की जो एज है, करंट एज है, उसके अमन की एज कितनी है उसके सन से 3 टाइम्स है। मतलब 3 टाइम्स मतलब 3x हो जाएगी। तो अमन की एज क्या हो जाएगी, अभी प्रेजेंट में 3x है, 3 टाइम्स है उसके सन की एज है x, तो अमन की एज हो जाएगी 3x, राइट। अब और एक कंडीशन क्या दिया है, 10 इयर्स अगो, मतलब 10 इयर्स अगो 10 साल पहले। तो हम लोग लिखेंगे 10 इयर्स अगो। अभी 10 इयर्स अगो क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 इयर्स अगो क्या बोल रहा है कि 10 साल पहले अमन की जो एज थी वो उसके सन की एज की कितनी थी, 5 टाइम्स थी, 5 गुना थी, है ना। तो अब देखो 10 इयर्स अगो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमन एज 10 इयर्स अगो अमन्स एज will be equals to 5 times अमन्स सन एज। सो अमन की जो एज थी वो 10 साल पहले वो कितनी थी, 5 टाइम्स थी अमन के सन की एज के, है ना। तो अब अमन की एज 10 साल पहले कितनी रहेगी, अभी उसकी एज कितनी है 3x है। तो 10 साल पहले कितनी रहेगी, 10 साल कम रहेगी ना, तो 3x माइनस 10। अभी उसकी एज है 3x, तो 10 साल पहले कितनी रहेगी 3x माइनस 10। और सेम में इज इक्वल टू क्या रहेगा, 5 टाइम्स अमन सन। जब अमन के सन की जो एज है वो अभी x है, तो 10 साल पहले कितनी रहेगी x माइनस 10, 10 कम हो जाएगी ना उसमें से 10 साल पहले। सो 10 साल पहले अमन के सन की एज कितनी रहेगी, x माइनस 10। अभी उसकी एज है x ईयर, तो 10 साल पहले कितनी रहेगी, उसमें से 10 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा x माइनस 10 रहेगा। ओके, तो ये मिल गया हम लोग को कंडीशन। अभी क्या करना है, अभी सिंपल इसको सिंपलीफाई करना है। देखो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन जाएगा, 5 into x क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 10 जा 50। अभी देखो x के टर्म एक साइड लेके आओ, कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेके जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 3x को उधर ट्रांसपोज करेंगे और इस माइनस 50 को इधर लेके आएंगे। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग 3x टू RHS, 3x को ट्रांसपोज करेंगे RHS में, एंड सेम टाइम माइनस 50 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, सेम टाइम माइनस 50 टू LHS, माइनस 50 को इधर ट्रांसपोज करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, 3x उधर चला गया, देखो माइनस 50 पहले इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस 50, ये माइनस 10 एज इट इज इक्वल टू ये 5x एज इट इज प्लस 3x अंदर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 3x। तो देखो 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x 2x, तो 40 इज इक्वल टू 2x, ये मिला हम लोग को। तो अभी देखो 2x को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा डिवीजन में जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोजिंग टू LHS, 2 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। सो 40 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 20। सो x का वैल्यू मिल गया हम लोग को 20। सो x इज इक्वल टू क्या था, देखो अमन सन एज, सो अमन सन एज, प्रेजेंट एज ऑफ द सन will be equals to क्या है, x is equals to 20 years, है ना। और अमन्स एज प्रेजेंट एज कितनी थी 3x थी ना, तो अमन्स एज इज 3x, that is 3 into 20, that is 60 years। तो these are the answers। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 2.4 खत्म होता है। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं।
ओके, तो आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं, अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।